गाइस, नए ट्रेंड्स एंड अपॉर्चुनिटीज के साथ आज हमारी एजुकेशन की फील्ड में भी जबरदस्त चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। लगभग हर नए सेशन में ट्रेंड के अकॉर्डिंग कई नए कोर्स भी स्टूडेंट्स के सामने इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं। ऐसे ही कोर्सेज में से एक है अलाइड हेल्थ साइंस भी। सो हेलो, नमस्कार एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका ऑन दैनिक जागरण आई नेक्स्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म लेट्स टॉक, जहां आज हम लोग एजुकेशन की फील्ड में मेडिकल बेस से जुड़े एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे इसके बारे में लगभग सब कुछ इन एसोसिएशन विद आचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बंगलुरु। अब आप भी अगर मेडिकल फील्ड से जुड़े इस कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं विस्तार से, तो अपने और कामों से थोड़ा सा स्पेस निकाल कर बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस कोर्स को लेकर आज हमारा डिस्कशन होने वाला है इससे जुड़ी एमिनेंट एक्सपर्ट से। सो चलिए अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले स्वागत करते हैं अपनी एक्सपर्ट का, आचार्य के ही डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी की लेक्चरर दक्षता दत्ताराम बेटकर का। हेलो दक्षता। हेलो मैम। दक्षता कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ मैम, आप कैसे हो? मैं आई एम टू गुड। सो दक्षता, स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे इस वेबिनार पर। एंड आपके साथ मैं अपने व्यूअर्स का भी स्वागत करूंगी अपने इस वेबिनार पर, जो हमारे इस डिस्कशन के साथ जुड़ने वाले हैं और अभी अलाइड हेल्थ साइंस को लेकर बहुत सारी चीजें जानने वाले हैं। सो इसी के साथ आगे बढ़ाते हैं अपने इस डिस्कशन को, पर उससे भी पहले अलाइड हेल्थ साइंस एंड आचार्य को जानने की राह को दक्षता आपके लिए थोड़ा इजी बनाएंगी विद अ स्पेशल प्रेजेंटेशन। सो दक्षता, वी आर ईगर टू सी दैट प्रेजेंटेशन जो इस कोर्स को लेकर हमारे व्यूअर्स की सहूलियत को और बढ़ाने वाले हैं। जी, तो जैसे रुचि जी ने कहा कि अलाइड हेल्थ साइंस में जो अभी रीसेंट ट्रेंड्स है उसमें काफ़ी स्कोप है बच्चों के लिए टू बिल्ड अ करियर इन अलाइड हेल्थ साइंसेस। तो इस प्रेजेंटेशन में बेसिकली मैं बताऊंगी आपको कि कौन से डिफरेंट कोर्सेज हैं जो हमारे कॉलेज ऑफर कर रहे हैं अंडर अलाइड हेल्थ साइंसेस। तो मेरे जैसे मैम ने बोला दैट आई बिलोंग टू आचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेस। आचार्य इज अ ब्रांड विच हैज़ मेनी कॉलेजेस, मेनी कोर्सेज अंडर इट। सो अलाइड हेल्थ इज वन ऑफ द ब्रांचेस। तो बेसिकली हमारे कॉलेज का जो मोटो है दैट इज टू नर्चर एस्पायरिंग एस्पिरेशन सपोर्टिंग ग्रोथ। तो जैसे स्टूडेंट्स का ओवरऑल डेवलपमेंट पे हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, नॉट ओनली रिलेटेड टू एकेडमिक्स बट ऑल्सो स्पोर्ट्स एंड अदर कल्चरल एक्टिविटीज़। सो हमारा विजन भी उसी तरफ है कि स्टूडेंट का ओवरऑल डेवलपमेंट हो। जितना भी टाइम स्टूडेंट हमारे साथ रहेगा यहाँ पे, उतनी टाइम में स्टूडेंट का ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए इन एडिशन टू एकेडमिक ऑल्सो अलॉन्ग विथ स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज़। तो आचार्य बेसिकली 1990 में स्टार्ट हुआ था ये इंस्टीट्यूशन। अलाइड हेल्थ साइंसेज इज रीसेंट एडिशन टू इट, नॉट वेरी रीसेंट बट 1990 से जो पूरा इस्टेब्लिशमेंट है वो स्टार्ट हुआ था। एक बहुत अच्छी बात जो कैंपस की है वो है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। तो व्हेन यू विजिट आवर कैंपस इट्स फुल ऑफ ग्रीनरी, एम्बियंस बहुत बढ़िया है हमारे कॉलेज का। सो इट्स बीन हियर फॉर 34 ईयर्स और बैंगलोर के सबसे रेप्यूटेड कॉलेजेस में एक आता है आचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड और आचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ पे मोर देन 12,000 स्टूडेंट्स एवरी ईयर एडमिशन्स लेते हैं और डिफरेंट कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे फाउंडर जो है वो है मिस्टर बी प्रेमनाथ रेड्डी सर। उनका फोकस हमेशा यही रहा है कि स्टूडेंट्स का ओवरऑल डेवलपमेंट हो। जैसे मैंने बोला कि हमारा विजन और मोटो भी उसी तरफ है कि स्टूडेंट्स का अलॉन्ग विथ योर एकेडमिक, स्टूडेंट्स का बाकी के फील्ड्स में भी ओवरऑल डेवलपमेंट जो है उन पे फोकस होना चाहिए। तो उनका जो मैनेजमेंट है और जो एजुकेशन सिस्टम है यहाँ का, वो भी उसी डायरेक्शन में है कि बेसिकली वी पे अटेंशन टू ऑल ऑफ द फील्ड्स। तो ये भी हमारे एमिनेंट मेंबर्स हैं। जो शालिनी रेड्डी मैम है वो हमारी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। वी हैव कृष्णा सर जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, और CBM भूषण सर जो एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी, चेयरमैन और डायरेक्टर ऑफ प्लेसमेंट है।
तो कमिंग टू अलाइड हेल्थ साइंस कोर्सेज, हमारा कॉलेज 8 अलाइड हेल्थ साइंस कोर्सेज को ऑफर करता है. बेसिकली देर आर मोर ऑल्सो, बट हम लोग जो है वो ये 8 कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं यहाँ पे. बेसिकली ऑल ऑफ दीज आर ग्रेजुएट, एज इन अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज. वी हैव बैचलर्स ऑफ एनेस्थेसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, BSc in respiratory care technology, BSc in dialysis technology, BSc in optometry, BSc in medical lab technology, BSc in hospital administration, BSc in hospital, BSc in medical imaging technology. इन डिटेल मैं ये आगे की स्लाइड्स में बताऊंगी आपको कि इन डिटेल ये कोर्सेज को कैसे अप्लाई करना है और ये कोर्सेज के अंडर आप क्या क्या सीख पाओगे. तो अगेन विजन और मिशन है हमारा. तो अब जब भी कोई कॉलेज में एंटर करते हो या जो भी कॉलेज चूज़ करते हो, मैं सिर्फ अलाइड हेल्थ साइंस के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, इन जनरल अगर आप कोई भी करियर फील्ड के लिए एक कॉलेज चूज़ करते हो तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको अटेंशन देनी चाहिए, जो हम यहाँ पे ऑफर करते हैं. एक तो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम और जो टीचिंग प्रोसेस है वो एक्सीलेंट होना चाहिए, अप टू द मार्क होना चाहिए, क्योंकि आप अपना टाइम दे रहे हो यहाँ पे. तो बेसिकली एक्सीलेंस इन एजुकेशन है जो फर्स्ट चीज़ आपको ध्यान देनी है. सेकेंडली, यू कैन सी द सर्विसेज केयर, जैसा स्टूडेंट को ट्रीटमेंट मिलती है वहाँ पे उस कॉलेज में. सो वो एक बार आप देख लीजिए कि वहाँ के स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स कैसा है. थर्ड थिंग इज़, अगर कोई स्कॉलरशिप्स मिल रही है आपको, क्योंकि एजुकेशन अभी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है, अगर यू हैव दैट एकेडमिक वैल्यूज़ और एकेडमिक एक्सीलेंस इन दैट, और कुछ बैकवर्ड क्लासेस है जिनको स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है, तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल, आचार्य ऑफर करता है कुछ स्कॉलरशिप्स. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस थ्रू आउट. तो स्टूडेंट लाइफ में भी देर आर सर्टन थिंग्स दैट यू हैव टू वॉइस आउट, और सर्टन थिंग्स जो स्टूडेंट से इनपुट लेके यू कैन इम्प्रूव द एजुकेशन सिस्टम. सो वो एक चीज़ है. म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड इंटीग्रिटी. सो ये थोड़े कोर वैल्यूज़ है जो हम यहाँ पे सपोर्ट करते हैं फॉर अलाइड. अभी जब भी आप कोई कोर्स चूज करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो कॉलेज एफिलिएटेड होना चाहिए एक यूनिवर्सिटी से, क्योंकि जब भी आप ग्रेजुएट होंगे या आप पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, फाइनली आपके सर्टिफिकेट को या आपकी डिग्री को वैल्यू होना चाहिए. तो हमारा कॉलेज जो है वो एफिलिएटेड है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से. तो इट इज़ वैलिड अकॉर्डिंग अंडर द राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कर्नाटका. सो अगर आप जो भी कॉलेज चूज कर रहे हो, मेक श्योर कि वो एफिलिएटेड है कोई यूनिवर्सिटी से और डिग्री एक्सेप्टेड है, वरना आपका जो भी एजुकेशन है, जो भी आपके 3 साल 4 साल की मेहनत है, वो सब वेस्ट हो जाएगा. तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप लोग देख लीजिए एक बार कि वो एफिलिएटेड है कि नहीं किसी यूनिवर्सिटी से. तो ये कुछ हाईलाइट्स है जो हमारे कॉलेज में है. अगेन सेम थिंग वट एवर आई हैव टोल्ड. अभी आगे बढ़ते हैं कि ड्यूरेशन कितना होगा अलाइड हेल्थ. अब कोई भी अलाइड हेल्थ साइंस का कोर्स ले लीजिए, मोस्टली पूरा ड्यूरेशन जो है, पूरे कोर्स का ड्यूरेशन वो 4 साल का होगा. उसमें से 3 साल आपका स्टडी पीरियड रहेगा. सो स्टडी पीरियड्स में आपके नॉर्मल लेक्चर्स होंगे, ऑल्सो अलॉन्ग विद सम पोस्टिंग आवर्स. सो क्लिनिकल पोस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट विद इन केस ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज. सो स्टडी पीरियड के 3 साल में यूल हैव सर्टन पोस्टिंग आवर्स, सर्टन लेक्चर आवर्स. उसके बाद 1 साल जो है आपका वो पूरा इंटर्नशिप होगा. इंटर्नशिप में आप पूरा क्लिनिकल साइड या क्लिनिकल पोस्टिंग में ओरिएंटेड होगा. अलॉन्ग विद आपको एक्स्ट्रा करिकुलर भी होंगे उसमें, जैसे कुछ कुछ करिकुलम्स में कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने पड़ते हैं या कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे, तो वो सब आपके इंटर्नशिप में आएगा. वो 1 साल का है. तो पूरा ड्यूरेशन मिला के जो स्टडी पीरियड है और इंटर्नशिप का पीरियड है वो 4 साल का आता है. उसके बाद क्लिनिकल पोस्टिंग्स और इंटर्नशिप, जो हमारा कॉलेज जिस क्लिनिक से किस हॉस्पिटल में भेजते हैं वो है नारायण नेत्रालया, अपोलो हॉस्पिटल, ESIC, सिल्वर लाइन डायग्नोस्टिक, श्रुति स्पेशल एकेडमिक, बेलाकू. तो ये थोड़े हॉस्पिटल्स हैं जिन पे हम लोग हमारे बच्चों को भेजते हैं पोस्टिंग के लिए. ये सारे हॉस्पिटल्स भी बैंगलोर बेस्ड ही है. तो इन बैंगलोर ओनली ये हॉस्पिटल्स में क्लिनिकल पोस्टिंग और इंटर्नशिप के टाइम पे बच्चों को क्लिनिकल एक्सपोजर के लिए भेजा जाता है. इसके बाद जो आपका ड्यूरिंग योर स्टडी ड्यूरेशन आपके जो एग्जाम्स हैं, यहाँ पे मोस्टली हमको ईयर बेस्ड स्कीम है कि 1 साल में आपको फाइनली एक एग्जाम देना पड़ेगा. पर उसके पहले आपको 3 इंटरनल एग्जाम्स होंगे, या थोड़े थोड़े महीने के पीरियड में 3 एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं जो इंटरनली असेस करेगा थोड़े थोड़े पोर्शन को लेके. उसके बाद उसका एवरेज निकालेंगे आउट ऑफ 20, जिसको इंटरनल मार्क्स के हिसाब से आपको फाइनल एग्जाम में ऐड किया जाता है. तो ये 3 एग्जाम्स होने के बाद आपको एक फाइनल एग्जाम होगा ईयर एंड में. तो ये जो लास्ट फाइनल एग्जाम है उसमें आपको 50 मार्क्स मिनिमम निकालने हैं इन ऑर्डर टू क्लियर दैट ईयर. तो ये जो 50 मार्क्स आप
स्कोर करोगे वो सेपरेट इन थियोरी और इन प्रैक्टिकल। सो थियोरी एग्जाम भी आपको देना है, जो रिटन पेपर होगा वो भी आपको देना है, उसमें भी आपको 50% मार्क्स स्कोर करने ही है मिनिमम। उसके अलावा प्रैक्टिकल एग्जाम होगा जो ओरल है, या फिर आपको कोई टेस्ट परफॉर्म करना होगा डिपेंडिंग अपॉन विच कोर्स यू आर चूजिंग। सो उस हिसाब से भी आपको उसमें भी 50% मार्क्स लेने लेने ही हैं। और जो सब्सिडरी सब्जेक्ट है, जो ऑप्शनल जो अदर सब्जेक्ट्स है अपार्ट फ्रॉम योर मेन सब्जेक्ट, उसमें आपको मिनिमम 35% मार्क्स स्कोर करने इन ऑर्डर टू बी एबल टू क्लियर योर 1 ईयर। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एकेडमिक एज इन हमारे डीन सर है जो डॉक्टर मल्लिकार्जुनिया एच.एस. सर है, ही बिलोंग्स टू फिजियोथेरेपी बैकग्राउंड। और नुपुर सिन्हा मैम है जो हमारी प्रिंसिपल है, शी इज़ एमएससी इन बायोकेमिस्ट्री एंड पीएचडी इन मेडिकल बायोकेमिस्ट्री। सो इन दोनों का भी स्टूडेंट के प्रति काफ़ी ज़्यादा फोकस है कि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो। सो दे आर क्वाइट स्टूडेंट फ्रेंडली अलॉन्ग विद दे पे क्वाइट मच अटेंशन टू हाउ द टीचिंग पैटर्न्स आर, कि कैसे हम लोग इनोवेशन लाए हमारे टीचिंग में, या न्यू थिंग्स ऐड हो, कि ताकि बच्चों को वो बर्डन ना पड़े कि दे हैव टू ओनली स्टडी और ओनली ये, तो प्रॉपर बैलेंस होता है सब में। तो अभी आगे बढ़ते हैं कि ईच कोर्स में क्या क्या चीज़ें हैं जो आप सीख पाओगे, लाइक डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट। सो सबसे पहले हम बीएससी ऑप्टोमेट्री के बारे में बात करेंगे। बेसिकली ये काफ़ी डेडिकेटेड कोर्स है टू योर आइज़। ठीक है, आंखों के बारे में है ये कोर्स कि आप डिफरेंट डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं डिफरेंट आई डिजीजेस के बारे में। सो जो ऑप्टोमेट्रिशियन है, देखिए आप अगर बीएससी इन ऑप्टोमेट्री लेंगे तो उसके बाद आफ्टर कंप्लीटिंग इट यू विल बी एन ऑप्टोमेट्रिशियन। सो ये जो है वो ऑफ्थेल्मोलॉजी से रिलेटेड है, जो आपकी आई डिजीजेज होती है, कैटरैक्ट हो गया, या फिर लेंस का जो नंबर्स है, हमारे जो ग्लासेस हम पहनते हैं उसका नंबर अगर आपको चेक करना है, तो ये सब चीज़ें विल कम अंडर योर ऑप्टोमेट्री। सो बेसिकली इनको बहुत ज़्यादा स्कोप है, स्पेशली इस जनरेशन में, क्योंकि स्क्रीन टाइम बढ़ गया है सबका। एज वी ऑल नो कि हम फ़ोन एडिक्ट बन गए हैं, लैपटॉप एडिक्ट बन गए हैं, टेलीविजन बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो आई की प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। सो ऑप्टोमेट्री के लिए काफ़ी स्कोप है, बिकॉज आई पीपल रिक्वायर because people require somebody who can diagnose certain conditions which are coming up because of our lifestyle। तो ये ऑप्टोमेट्री के बारे में हो गया। नेक्स्ट हमारा अगला कोर्स जो है वो बैचलर्स इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। सो ये बेसिकली अ मैनेजमेंट कोर्स है ड्यूली विथ रिस्पेक्ट टू हॉस्पिटल। सो हॉस्पिटल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका स्टॉक हो गया, प्लानिंग ऑफ फाइनेंशियल मटीरियल्स, कितने सारे मटीरियल्स होते हैं जो हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं कि हॉस्पिटल को कैसे ग्रो करे। इन एडिशन टू पेशेंट पे ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है वो बैचलर्स इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग देखते हैं। तो एक बार अगर आप इसमें से ग्रेजुएट हो गए तो यू कैन वर्क इन अ हॉस्पिटल इन मैनेजिंग डिपार्टमेंट। सो बेसिकली जो भी सारी चीज़ें जो मैनेज करना है, नॉट डायरेक्टली विद द पेशेंट, बट टू मेक अ पेशेंट्स लाइफ ईजी व्हेन ही और शी विजिट्स एन हॉस्पिटल। ऑल्सो जो वहाँ पे स्टाफ काम कर रहे हैं उनके लिए भी, ताकि सारे इक्विपमेंट्स अवेलेबल हो, ये सब चीज़ें जो है वो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग संभालते हैं। इसके बाद एक और कोर्स है जो है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी वाले क्या करते हैं बेसिकली, अगर किसी पेशेंट का या किसी इंसान का बाय चांस कोई एक्सीडेंट हो गया, फिजिकल इंजरी है, और वो इंसान कोई डेली रूटीन का काम नहीं कर पा रहे हैं, या तो फिर किसी को कोई मेंटल कंडीशन है, मेंटल डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से ही और शी इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म द रूटीन एक्टिविटीज़। सो इन सब पेशेंट्स को ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो है वो थेरेपी देते हैं, या फिर एक स्पेशल एड देते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट हो गया या कोई एक इक्विपमेंट हो गया जिसको यूज करके, या जो थेरेपी यूज करके दे कैन परफॉर्म देयर रूटीन डेली एक्टिविटीज विद ईज। ठीक है, तो ये सब जो पेशेंट का अबिलिटी है टू डू योर डे टू डे टास्क वो इम्प्रूव होता है आफ्टर रिसीविंग योर ऑक्यूपेशनल थेरेपी। सो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बेसिकली विल हेल्प यू टू परफॉर्म योर रूटीन डेली टास्क इफ इन केस कोई भी ऐसी इंजरी है जिसकी वजह से ये टास्क परफॉर्म नहीं कर पा रहा था पेशेंट। नेक्स्ट जो हमारा कोर्स है वो है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। सो अगर कभी भी हमको फीवर आता है या कुछ भी होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं। तो ये कौन करता है ब्लड टेस्ट? द
ये जो हमारे मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी ग्रेजुएट्स है या पोस्ट ग्रेजुएट्स है, ये लोग हैं जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं, वो लोग परफॉर्म करेंगे आपके डिफरेंट टेस्ट जो है, आपका स्पूटम टेस्ट हो गया, आपका ब्लड टेस्ट हो गया। सो ये सारे जो टेस्ट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर मेकिंग एनी डायग्नोसिस। ठीक है, आपके मतलब जो बेस लाइन डायग्नोसिस है वो यही है। तो ये जो ग्रेजुएट्स है दे आर वेरी क्रूशियल इन योर हेल्थ केयर सिस्टम्स। सो अगर आपने मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएट कर दिया तो फिर आपको आपका जो जॉब है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट होगा टू डायग्नोज ऑल मोस्ट ऑफ द डिजीजेस। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट लाइन से हम इसी से स्टार्ट करते हैं किसी भी कंडीशन में कि आप ब्लड टेस्ट करवाओ या आप स्पूटम टेस्ट करवाओ टू नो और टू फाइंड आउट व्हाट डिजीज द पेशेंट हैज। सो काफ़ी सिग्निफिकेंट कोर्स है ये। इसके बाद है मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, जो मेरा फील्ड ऑफ स्टडी है। बेसिकली हम मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी में काफ़ी सारे मोडालिटीज़ हैं, जैसे कि आपका एक्सरे हो गया जो काफ़ी कॉमन है इन केस ऑफ फ्रैक्चर्स। ठीक है, अगर कोई गिर गया तो फर्स्ट थिंग जो डॉक्टर करवाने को बोलता है वो एक्सरे है। उसके बाद सीटी हो गया, एमआरआई हो गया। अगर ब्रेन में कुछ इंजरी है, कुछ ट्रॉमा है, कुछ ट्यूमर है, कोई भी सिग्निफिकेंट डिसऑर्डर्स है जो बाहर से दिख नहीं रहा है पर अंदर है, तो इनको डायग्नोज करने के लिए मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसके अलावा इसके अंडर हमको इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी भी सिखाते हैं, अल्ट्रासाउंड भी सिखाते हैं। तो डिफरेंट मोडालिटी वाइज है, पर ग्रेजुएट स्टडीज़ में या फिर इवन पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ में इंडिया में अभी तक सिर्फ इन जनरल सिखाते हैं। लाइक एक मोडालिटी को लेके नहीं सिखाएंगे कि आपको सिर्फ एक्सरे पढ़ना है, सिर्फ एमआरआई, सिर्फ सीटी, ऐसा कुछ नहीं है। सारे मोडालिटीज़ को साथ में सिखाते हैं ड्यूरिंग योर अंडर ग्रेजुएट और योर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी। सो ये भी काफ़ी क्रूशल कोर्स है अंडर अलाइड हेल्थ साइंसेज टू मेक डायग्नोसिस इन अ वाइड रेंज ऑफ डिजीजेस। तो एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, बेसिकली जो हमारा ओटी है, ऑपरेशन थिएटर है, जहाँ पे सर्जरी होती है, तो टू मेक दिस सर्जरी पेन फ्री या फिर पेशेंट को ज़्यादा पेन ना हो, इसीलिए हम एनेस्थीसिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट जो है वो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को असिस्ट करेंगे ड्यूरिंग सर्जरी और टू perform a smooth and good practice during your basically during सर्जरी के टाइम पे, इन ऑर्डर सो दैट पेशेंट को ज़्यादा कोई तकलीफ ना हो। ठीक है, तो इसके लिए हमारा एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी हो गया। एक और कोर्स है दैट इज़ रेस्पिरेटरी केयर टेक्नोलॉजी। सो हमारे आईसीयूज़ में या फिर सीसीयूज़ में जो इंटेंसिव केयर यूनिट्स है या क्रिटिकल केयर यूनिट्स है, इसमें ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो दे ऑब्टेन वो लोग बेसिकली यहाँ पे जो पेशेंट एडमिटेड है दे आर मोस्टली ऑन वेंटिलेटर्स। ठीक है, तो ये लोग मेंटेन करेंगे कि पेशेंट का वेंटिलेशन सिस्टम ठीक हो। तो बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स नहीं बोलूँगी, पर काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है ये, इन ऑर्डर टू, क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी क्रिटिकल स्टेज में है एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट द पेशेंट इज़ एट ईज विद दैट वेंटिलेटर। सो ये सब चीज़ें जो है, जो सीसीयू या आईसीयू में मेंटेन करना है, जो वेंटिलेटर मेंटेन करना है, या छोटी छोटी जो भी चीज़ें हैं पेशेंट रिलेटेड, वो सब रेस्पिरेटरी केयर टेक्नोलॉजिस्ट विल हैंडल और रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट विल हैंडल। सो इसके अलावा रीनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी भी है ना। रीनल डायलिसिस बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है इन रीसेंट ईयर्स। सो जो द पर्सन हु परफॉर्म्स इट, द रीनल डायलिसिस जो पर्सन परफॉर्म करता है वो रीनल डायलिसिस टेक्नोलॉजिस्ट है। तो ये भी हमारे अलाइड हेल्थ साइंस कोर्सेज के अंडर ही आता है। ये कैलेंडर ऑफ इवेंट्स है, जैसे हमारे सेशन स्टार्ट होते हैं। सो कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस बेसिकली बिगिन फ्रॉम अगस्त, और रिजल्ट्स जो फाइनल एग्जाम्स है वो सितंबर या फिर अक्टूबर के टाइम पे आएगा, जो ईयरली स्कीम बेस पे है। अभी डिसिप्लिन हर एक कॉलेज का वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहीं भी पढ़ने जा रहे हो तो अटेंडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन योर अटेंडेंस, योर एटीट्यूड टुवर्ड्स योर फैकल्टी, टुवर्ड्स योर स्टडीज, टुवर्ड्स योर क्लासमेट्स और योर सीनियर्स, योर जूनियर्स। ऑल्सो अपीयरेंस, जो हम अभी ये एक डिग्री कोर्स है अलाइड हेल्थ साइंस, किसी भी कॉलेज में आप जाइए, डजेंट मैटर, बट ये एक डिग्री कोर्स है। तो जैसे आप अपीयर करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि व्हेन यू आर इंटरैक्टिंग विद द पेशेंट, आपको देख के पेशेंट को वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरा डायग्नोसिस या मेरा केयर किसी करेक्ट हाथ में है। तो अगर आप ऐसे इनफॉर्मली जाओगे या कुछ, तो पेशेंट में वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि ही कैन ट्रस्ट यू फुल्ली।
तो अपीयरेंस ऑल्सो मैटर्स अ लॉट. सो ड्रेस कोड, जैसे मैं अभी बता रही थी, ड्रेस कोड प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल. सो ऑल्सो ड्यूरिंग योर स्टडिंग पीरियड यू शुड फॉलो दिस. ऑल्सो सर्टन रूल्स होंगे हर कॉलेज के जो हमें फॉलो करना चाहिए. तो वी हैव एंटी रैगिंग कमिटी, दैट इज ऑल्सो इंडियन गवर्नमेंट के अंडर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स है टू स्टॉप रैगिंग इन कॉलेजेस. सो वी हैव मिस्टर अरुण राज सर एंड मिस सौम्या प्रिया मैम जो एंटी रैगिंग कमिटी मेंबर्स हैं. सी लाइब्रेरी. सो एवरी ईयर वी हैव अ ग्रेजुएशन डे जहाँ पे हर जो आप वंस यू कंप्लीट योर 4 years ऑफ कोर्स यू बी गिवन योर डिग्री, योर फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन. ऑल्सो क्लिनिकल पोस्टिंग्स, जैसे मैंने बोला कि आपके 3 साल के स्टडी पीरियड में यूल हैव क्लिनिकल पोस्टिंग्स क्वाइट फ्रीक्वेंटली. डिपेंड करता है कोर्स वाइज कि कैसे आपको भेज रहे हैं क्लिनिकल पोस्टिंग पे अलॉन्ग विथ योर लेक्चर. सो दोनों का बैलेंस बना के. ऑल्सो फाइनली जो 1 साल का इंटर्नशिप है वो पूरा आपका क्लिनिकल पोस्टिंग में ही जाता है. सो क्लिनिकल पोस्टिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट हियर. Cultural events, Acharya is actually very famous for conducting the cultural events, especially हब्बा. और आज हब्बा इनाग्रेशन है जो स्टार्ट होगा 1 वीक तक. तो ये बेसिकली एक कल्चरल प्रोग्राम है, कॉलेज इवेंट है. सो फाइनली प्लेसमेंट गाइडेंस. सो फाइनली जो जो जितने भी अलाइड हेल्थ कोर्सेज मैंने बताए हैं उसके बाद आपको किस चीज़ में करियर ऑप्शंस मिलेंगे. एक तो आपको हॉस्पिटल्स में करियर ऑप्शन मिलेगा डिपेंडिंग ऑन विच एवर कोर्स यू हैव चोजन. फिर क्लिनिक्स में, एमएनसीज में, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में, जैसे अगर आपको टीचिंग में जाना है तो कोई भी हेल्थ इंस्टीट्यूशन में आप जा सकते हो, या फिर प्राइवेट क्लिनिक्स में भी आपको प्लेसमेंट मिल सकता है. सो मेरे पीपीटी में इतना ही था जो आई वांटेड टू कन्वे. थैंक यू. ओके, सो दक्षता ने अलाइड हेल्थ साइंस के बारे में फिलहाल अपने इस प्रेजेंटेशन में बहुत सारी चीजें खोल के रख दी हैं कि लगभग हमें बहुत कुछ मालूम पड़ चुका है. सो अब जब हम लोग मेडिकल फील्ड के बारे में बात करते हैं तो देखते हैं कि अगर हम लोग को कोई बीमारी हो जाती है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो मेडिकल के नाम पर हम सिर्फ डॉक्टर्स को जानते हैं. बट अलाइड हेल्थ साइंस उस चीज का नाम है जब हम लोग मेडिकल फील्ड से जुड़े उन छोटी छोटी चीजों को भी जान पाते हैं, समझ पाते हैं, जो हमारे लिए एक डॉक्टर के साथ में उनसे भी ज्यादा शायद थोड़े से हेल्पफुल हो सकते हैं. बट उसके बावजूद मैं अपने क्वेश्चन आंसर राउंड में सबसे पहले शुरू करना चाहूंगी दक्षता से कि दक्षता प्लीज हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनको जो हम आम बोलचाल की भाषा में अगर समझाएं तो अलाइड हेल्थ साइंस को आप किस तरह से डिफाइन करेंगी? देखिए, अलाइड हेल्थ साइंसेज अगर आप देखें तो अलाइड का मतलब है इन एडिशन टू. तो नॉर्मली जैसे आपने बोला कि अगर हॉस्पिटल की बात आती है तो अब हम डॉक्टर्स को जानते हैं, हम नर्सेस को जानते हैं, पर उनके साथ भी और भी लोग हैं जो हमारे डायग्नोसिस में या हमारी ट्रीटमेंट में मदद करते हैं. तो ये बेसिकली अलाइड हेल्थ साइंसेज के जो प्रोफेशनल्स हैं वो लोग हैं. तो जैसे कि आपका डायग्नोसिस आपको हो गया तो वो अलाइड हेल्थ साइंसेज के डायग्नोसिस के अंडर बहुत ज़्यादा वेरिएशंस है. जैसे कि मैंने अभी 2 कोर्सेज बताए हैं. अपना मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी एक डायग्नोस्टिक कोर्स है, अब हमारा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी एक डायग्नोस्टिक कोर्स है. तो अगर जिस भी बीमारी के लिए आप हॉस्पिटल में जाएंगे, आपका बेसिक जो डायग्नोसिस है वो स्टार्ट ही अलाइड हेल्थ साइंस प्रोफेशनल से होता है. उसके अलावा जो हमारे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, अगर कोई डिजीज़ है जो इन एडिशन टू मेडिसिन, सो दवाइयाँ असर करती है पर उसके अलावा भी वी नीड सम एडिशनल केयर और एडिशनल थेरेपी इज रिक्वायर्ड. तो ये सब चीज़ें जो है, जो डॉक्टर के अलावा या नर्सेस के अलावा जो जो प्रोफेशनल्स होते हैं हॉस्पिटल में, वो बेसिकली हमारे अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं. और वैरायटी ऑफ ऑप्शंस हैं हमारे पास जिसके माध्यम से हम लोग पेशेंट की लाइफ को या पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं, पेशेंट को डायग्नोज कर सकते हैं विद वेरियस डिजीजेस, फ्रॉम वेरियस डिजीजेस. एग्जैक्टली दक्षता, हम लोग जब बात करते हैं, क्योंकि जैसा अभी आपने कहा कि बहुत सारे लोग होते हैं जो डॉक्टर के पीछे भी आपको सपोर्ट करते हैं, पेशेंट को सपोर्ट करते हैं, तो हम लोग जिस विल पावर की बात करते हैं, जो विल पावर बहुत ज़्यादा मददगार होती है किसी भी पेशेंट को सही करने में, तो वो विल पावर उन सबको मेंटेन करना, और बहुत सारी और चीज़ें होती हैं कि जब आप एडमिट होते हैं तो आपकी कौन हेल्प करता है. तो ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों में जो आपकी हेल्प करते हैं वो होते हैं जो अलाइड हेल्थ साइंस कोर्स करके आपके पास आते हैं. सो दक्षता, मैं आगे जानना चाहूंगी कि इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए बेस एजुकेशन क्या होनी चाहिए?
जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका 10th स्टैंडर्ड खत्म होने के बाद जो आपका 11th और 12th स्टैंडर्ड है, यू शुड हैव अ साइंस बैकग्राउंड। तो ओके। साइंस बैकग्राउंड लेने के बाद ही आप ज्वाइन कर सकते हो। आर्ट्स या कॉमर्स बैकग्राउंड के लोग अलाइड हेल्थ साइंसेज ज्वाइन नहीं कर सकते। उसके बाद मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में एंट्रेंस एग्जाम होती है, या तो फिर आपके 12th के जो फाइनल ईयर के मार्क्स है, 12th स्टैंडर्ड के फाइनल एग्जाम के जो मार्क्स है वो कंसिडर किए जाएंगे, या तो फिर एक एंट्रेंस एग्जाम होगा। अभी तो कुछ हॉस्पिटल्स में नीट कंसिडर कर रहे हैं, जो मेडिकल के लिए भी होता है, तो नीट एग्जाम कंसिडर हो गया, या तो फिर आपका जी सेट हो गया, या फिर एवरी कॉलेज का जो एक एंट्रेंस एग्जाम होगा फॉर स्पेसिफिक कोर्सेज। जिस भी कोर्स के लिए आप एडमिशन लेना चाह रहे हो उसके लिए एक सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम होगा। बेस्ड ऑन मोस्टली सिलेबस सेम होता है, जो आपके 11th और 12th स्टैंडर्ड का बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स सिलेबस है वही इंक्लूड होगा। पर आपको साइंस बैकग्राउंड चाहिए इसके लिए, और एक एंट्रेंस एग्जाम आंसर करनी होगी। उसके मार्क्स के हिसाब से और जितना आपका सीट है अवेलेबल वो कॉलेज में, उस हिसाब से आपको एडमिशन दिया जाता है। ओके। एंड इसी के साथ में इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज की कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी इम्पोर्टेंस है? अलाइड हेल्थ साइंसेज लाइक एनी अदर मेडिकल कोर्स, आपका नर्सिंग भी या फिर आपका एमबीबीएस भी, होम्योपैथी भी, इन सब में प्रैक्टिकल नॉलेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली बैलेंस होना चाहिए आपका थियोरी में भी और आपका प्रैक्टिकल में। अगर अगर आपके पास 100% थियोरी नॉलेज है और आपके पास ज़रा भी क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं है या ज़रा भी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, तो आप आगे जाके सर्वाइव नहीं कर पाओगे इस चीज़ में। क्योंकि जब आप क्लिनिकल पोस्टिंग के लिए जाते हो, यू गेट लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस। आप एक्चुअल ह्यूमंस के साथ डील करते हो, आप पेशेंट के साथ इंटरैक्ट करते हो, तो आपके जो स्किल्स हैं वो डेवलप होते हैं। आपको जैसे पेशेंट के साथ एम्पैथेटिक होना है, कैसे बात करनी है पेशेंट के साथ, क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी बीमार है, उसके दिमाग जी। में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही होती है, तो यू शुड हैव दैट एम्पैथी टुवर्ड्स द पेशेंट। पेशेंट अग्रेसिव हो सकता है कुछ चीज़ों को लेके, ऑब्वियसली अगर थोड़ा टाइम लग गया या फिर कुछ हो गया, तो वो सब चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करके आपको काम रहना है। ये सब कुछ आपको थियोरी नॉलेज में नहीं मिलेगा। यू विल हैव टू गो इनटू योर प्रैक्टिकल, यू विल हैव टू गो इनटू योर क्लिनिकल पोस्टिंग्स, उसके बाद ही यू विल नो हाउ टू डील इन सच सिचुएशंस। तो ऐसे सिचुएशंस को देख के ही आप सीखोगे आगे जाके, और वो करियर में काफ़ी हेल्प करता है। आगे जाके जब आप एक्चुअल प्रैक्टिस करोगे आपके स्टडीज होने के बाद, ये सब चीज़ें काफ़ी मैटर करती है। तो ओके। क्लिनिकल सो पोस्ट इज वेरी जी। इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज। ओके। सो दक्षता, आपने अपने अभी प्रेजेंटेशन में हमें बहुत सारे करियर ऑप्शंस के बारे में बताया जो अलाइड हेल्थ साइंस का पार्ट है, बट मैं आपसे जानना चाहूंगी अपने व्यूअर्स के लिए कि इनमें से जो ट्रेंडिंग करियर ऑप्शंस हैं इसको लेकर वो कौन से हो सकते हैं? ट्रेंडिंग ऑप्शन देखा जाए तो काफ़ी सभी ट्रेंडिंग ऑप्शंस ही हैं जो जो मैंने इंक्लूड किया है अपने स्लाइड्स में। बट थोड़ा बायस लग सकता है, बट आई थिंक मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी इज़ वन ऑफ द ट्रेंडिंग ऑप्शंस राइट नाउ, क्योंकि काफ़ी स्कोप है इसमें। आप जैसे मैंने बोला कि आप अगर क्लिनिकली जा रहे हो तो आप कोई भी मोडालिटीज़ के हिसाब से चूज़ कर सकते हो। जैसे आप एक्सरेज चूज़ कर सकते हो कि आप मुझे एक्सरे में ही काम करना है, या मुझे सीटी में ही काम करना है, एमआरआई में ही काम करना है। सो स्पेशली आफ्टर कोविड ये जो मेडिकल इमेजिंग का डिमांड है वो काफ़ी बढ़ गया है। जी। इवन ऑप्टोमेट्री बोलना चाहूँगी मैं, बिकॉज आई कंडीशन, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आई डिजीज बढ़ रही है बिकॉज ऑफ आर लाइफ स्टाइल, तो उस हिसाब से ऑप्टोमेट्री में भी काफ़ी स्कोप है। इवन हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसमें भी काफ़ी स्कोप है, क्योंकि हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं तो पीपल रिक्वायर पीपल टू मैनेज इट। तो उस हिसाब से देखा जाए तो सारे ही कोर्सेज ट्रेंडिंग बोल सकते हैं आप। ओके। अभी हम लोगों ने बहुत सारी चीजें अलाइड हेल्थ साइंस को लेकर जानी कि इसमें कौन से डिफरेंट करियर ऑप्शंस हो सकते हैं, एंड इसके अलावा दक्षता ने हम लोगों को जो ट्रेंडिंग करियर ऑप्शंस है वो भी बताए। इसी के साथ मैं अब क्योंकि थोड़ी सी स्किल्स पर आती हूँ, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो ये भी जानना चाहेंगे कि इस कोर्स में सक्सेस पाने के लिए उनको किन किन स्किल्स पे काम करने की जरूरत है। सो दक्षता, वो कौन कौन से स्किल्स हैं जिस पर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो भी अलाइड हेल्थ साइंस का कोर्स करना चाहते हैं, तो वो कौन से स्किल्स पे काम करें? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको अपने एकेडमिक्स में काफ़ी अच्छा होना चाहिए क्योंकि सिलेबस थोड़ा टफ हो सकता है कुछ बच्चों के लिए। तो जो आपकी स्टडीज़ है वो आपको टाइम टू टाइम देखना पड़ेगा, क्योंकि छोटी छोटी जो चीज़ें थियोरी में पढ़ाई जाती है वो आगे चल के काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। सेकेंडली, आपको क्लिनिकल पोस्टिंग जो है वो रिलीजियसली अटेंड करनी है।
वहाँ पे भी आप बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करते हो। जैसे मैंने बोला कि जब आप इंटरैक्ट करते हो पेशेंट के साथ, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती है कि पेशेंट के साथ कैसे डील करना है। तो एम्पैथेटिक होना पेशेंट की तरफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो वो सफ़र कर रहे, जो पेन सफ़र कर रहे, जो उनका टेंशन है उस टाइम पे, पेशेंट ही नहीं, पेशेंट की फैमिली भी काफ़ी ट्रॉमा से गुजरती है व्हेन अ पेशेंट कम्स टू एन हॉस्पिटल। काफ़ी टेंशन होता है पेशेंट की रिलेटिव्स को, पेशेंट की फैमिली को, पेशेंट खुद को, कि मुझे क्या हो गया, अभी कौन सा डिजीज़ हो गया है, मुझे आगे क्या होगा, वेदर आई बी क्योर्ड और नो। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रख के यू शुड ट्राई टू बी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स द पेशेंट। क्योंकि अगर हम लोग भी अग्रेसिव हो गए तो फिर इट वॉन्ट लीड टू, इट वॉन्ट टेक अस टू अ गुड प्लेस। सो बेसिकली एम्पैथी होनी चाहिए पेशेंट की तरफ। यू शुड बी क्वाइट फ्लुएंट विथ व्हाट यू आर डूइंग। तो जो भी आपका कोर्स आप चूज़ कर रहे हो, जिसमें भी आपको करियर बनाना है, उस कोर्स के हिसाब से जो भी आपका स्किल्स है, लाइक मेडिकल इमेजिंग में यू शुड बी वेरी गुड इन योर कंप्यूटर्स, क्योंकि कंप्यूटर यूज़ करते हैं हम लोग टू डू योर एमआरआई या फिर जो भी है। सो कंप्यूटर में आपका जो स्पीड है या जिस हिसाब से आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, आपको काफ़ी नॉलेज होना चाहिए उसमें। वो आपके कोर्स के दौरान आपको सिखाया जाएगा। सो जो भी इक्विपमेंट के साथ आप यूज़ कर रहे हो, तो वो इक्विपमेंट से आप फेमिलियर होना चाहिए। सो उसकी छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इवन अगर कोई ग्लिच आ गया हो तो उसको कैसे, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि यू आर द पर्सन हु इज गोइंग टू फिक्स इट, बट टेंटेटिवली अगर कुछ हो सकता है तो वो चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप अपने को वर्कर्स के साथ कैसे डील कर रहे हो। क्योंकि आप जब हॉस्पिटल में काम करते हो या कहीं पे भी काम करते हो, टीम वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो टीम वर्क के जो स्किल्स है कि कैसे आप कम्युनिकेट कर रहे हो, कैसे आप लोग हैंडल कर रहे हो डिफरेंट सिचुएशंस, मैनेज कर रहे हो टाइम को, तो वो सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे हॉस्पिटल में अगर स्पेसिफिकली बोलूँ तो कभी कभी यू हैव टू मैनेज योर लंच ब्रेक्स ऑल्सो। जो खाने का टाइम है वो भी नहीं मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा है, आप बोल नहीं सकते हो पेशेंट्स को कि रुक जाइए थोड़ा टाइम, हमारा टाइम बाद में स्टार्ट होगा या हमारा लंच ब्रेक चल रहा है। समटाइम्स हैव टू स्किप दैट। तो अगर आप टीम में काम कर रहे हो तो यू कैन गो इनटू ब्रेक्स। ब्रेक्स में अगर आप कुछ टाइम के लिए हैंडल कर सकते हो तो वो सारे, ऐसे नहीं होना चाहिए कि मैं जा रहा हूँ 1 घंटे बाद आऊँगा, ऐसे कुछ। यू शुड बी क्वाइट गुड विथ योर कम्युनिकेशन स्किल, विथ योर टाइम मैनेजमेंट स्किल, विथ योर एम्पैथेटिक स्किल्स। सो ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके फ्यूचर करियर में, टू यू नो एस्टैब्लिश अ सक्सेसफुल करियर इन फ्यूचर। दक्षता, मुझे लगता है कि जितनी भी आपने क्वालिटीज बताई ना कि एम्पैथेटिक होना और टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन स्किल, ये सारी स्किल्स मुझे लगता है कि आपको हमारे व्यूअर्स जो भी हमें सुन रहे हैं, वो मेडिकल फील्ड के साथ साथ हम किसी भी फील्ड में होते हैं तो ये सारी स्किल्स आपके पास होनी बहुत जरूरी है, जो आपकी सक्सेस का एक पार्ट बनती है। एंड दक्षता, अब मैं एक बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगी कि कई ऐसे हमारे व्यूअर्स होंगे, कई ऐसे बच्चे होंगे जो साइंस को, मतलब मेडिकल फील्ड में आगे जाना चाहेंगे, बट साइंस का नाम सुनते ही कई बच्चों में दहशत सी आ जाती है कि अब इसकी पढ़ाई वैसे भी बहुत मुश्किल होगी। तो उन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, मेडिकल फील्ड में आने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सी एट द एंड वो हर स्टूडेंट की चॉइस है कि उनको करना है कि नहीं करना है। पर मेडिकल फील्ड अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको अंदर से खुशी मिलेगी जो आप काम कर रहे हो ना। जॉब सेटिस्फैक्शन जो है वो मेडिकल फील्ड में आपको बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि एक तो आप किसी इंसान की मदद कर रहे हो टू लिव अ बेटर लाइफ। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जो प्लेजर और जो सेटिस्फैक्शन इस फील्ड से मिलता है वो शायद ही किसी और फील्ड से मिलता होगा। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ या किसी को नीचा नहीं दिखा रही हूँ, बट ऑनेस्टली जब आप काम करते हो एक हेल्थ केयर फील्ड में तो जो जॉब सेटिस्फैक्शन आपको मिलते, जो खुशी आप पेशेंट के चेहरे पे देखते हो आफ्टर ही इज क्योर्ड ऑफ सर्टन डिजीज, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश करती है इंसान को। ऑल्सो जब यू वर्क इन अ मेडिकल फील्ड और यू वर्क इन अ हेल्थ केयर सेक्टर, जो रिस्पेक्ट आपको पब्लिक से मिलती है, आपकी फैमिली से या आपके रिलेटिव से, वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर फील्ड। सो उस हिसाब से देखा जाए तो मेडिकल, ऑल्सो करियर वाइज देखा जाए, अगर आप करियर ओरिएंटेड पर्सन है और करियर वाइज देखा जाए तो मेडिकल या हेल्थ केयर फील्ड में आपको एंडलेस ऑप्शंस है। आपको कभी ऐसे घर बैठना नहीं पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी हॉस्पिटल्स है जहाँ पे लोग प्रोफेशनल्स की कमी है। देयर इज शॉर्टेज ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स नॉट ओनली इन इंडिया, इवन अब्रॉड ऑल्सो। अगर रिसेंटली हम एक पेंडेमिक से गुजरे हैं, कोविड,
तो उस टाइम पे भी लोगों को हेल्थ केयर का जो वैल्यू है, और ऑलवेज पीपल को, लोगों को पता था कि हेल्थ केयर कितना इम्पोर्टेंट है। पर जो अभी रिसेंटली पैंडमिक हुआ है उसके बाद तो यू डोंट हैव टू टेल हाउ इम्पोर्टेंट हेल्थ केयर इज। तो अगर आपको इस वजह से आप घबरा रहे हो कि सिलेबस ज़्यादा टफ है, तो इट्स नॉट लाइक दैट। एक बार अगर आप एंटर कर लेते हो साइंस फील्ड में या अलाइड हेल्थ या किसी भी मेडिकल फील्ड में, वंस यू एंटर इट यू हैव टू कंप्लीट इट, यू हैव टू स्टडी इट। तो अगर आप छोटे छोटे पोर्शंस में आपका सिलेबस स्टडी करोगे डेली बेसिस पे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा पोर्शन अगर आप डेली बेसिस में स्टडी करोगे तो बिल्कुल भी टफ नहीं, आप इजीली मैनेज कर सकते हो। Even if you are an average student, if you have that goal and if you have that spirit to complete it, you will definitely do it. बिल्कुल। सो मेडिकल फील्ड से जुड़े अलाइड हेल्थ साइंस में आपको भी फ्यूचर बनाना है तो आज के हमारे इस डिस्कशन से आपको इस कोर्स से जुड़ी ढेर सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और जैसा कि दक्षता ने कहा कि आप अभी से अगर तैयारी करनी शुरू कर देंगे तो आपका सारा डर वैसे ही भाग जाएगा। कुछ अच्छी चीजें आगे हैं जो इस कोर्स से जुड़ी हैं, जो आपके आगे काम से जुड़ी हैं, वो आपको सेटिस्फेक्शन देती हैं। तो ये सोचकर अगर आप अभी से पढ़ाई में लग जाएंगे और अगर सोच रहे हैं कि इस कोर्स की तरफ आगे बढ़ेंगे तो फिर सारी चीजें आपके लिए भी आसान हो जाएंगी। तो इतनी सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए, अलाइड हेल्थ साइंस से जुड़ी बहुत सारी चीजें हमें बताने के लिए, मैं अपने वेबिनार को वाइंड अप करने से पहले अपने एक्सपर्ट को बोलूंगी थैंक्स। थैंक यू सो मच दक्षता, आप हमारे साथ जुड़ी अपना इतना कीमती समय निकाल कर। और थैंक यू मैम मुझे बुलाने के, मेरे व्यूज शेयर करने के लिए, इस मेरे अपने खुद के प्रोफेशन पे इतने सारा इंफॉर्मेशन देने के लिए और बच्चों को इंस्पायर करने के लिए, मुझे एक प्लेटफॉर्म देने के लिए थैंक यू सो मच। वेलकम दक्षता। एंड इसी के साथ अपने व्यूअर्स को भी बोलूंगी थैंक्स कि वो हमारे इस डिस्कशन के साथ जुड़े। इसी के साथ अब लेंगे आप सबसे विदा, पर इसी वादे के साथ कि मिलेंगे फिर आपसे ऑन द सेम प्लेटफॉर्म किसी एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।